ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2, यानी कि हम करने वाले हैं क्लास नंबर 2। ओके, कौन सा सीरीज चल रहा है? वीडियो वीपीडीओ, जो भी उत्तराखंड का होने वाला है, जिसमें भी जनरल हिंदी पूछी जाएगी। ओके, अभी तक हम क्या कर चुके हैं? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, स्वर है, व्यंजन है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला पार्ट था, ठीक है, जिसमें हमने कुछ कुछ जो चीज़ें थी वो डिस्कस की हुई थी, यानी कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधी से हुई है। हिंदी शब्द की बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, भाषा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति पूछा जाएगा तो सिंधी है। हिंदी का भाषा परिवार क्या है? भारोपीय है, यानी कि भारत और यूरोप वाला है। उसके बाद क्या है, दूसरे डिटेल में डिस्कस क्या की गई थी, तो ये हमने डिटेल में जो जो चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। आर्टिकल, अनुच्छेद बताए थे कि भाषा संबंधी अनुच्छेद किसमें है, राजभाषा कब घोषित हुई थी या राष्ट्रभाषा है या नहीं, ये पहली वीडियो आप देख लीजिए, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई थी। संविधान में कौन से शेड्यूल यानी कि अनुसूची में मेंशन है, भाषा संबंधी जो अनुसूची है वो कौन सी है? 8वीं है, ठीक है। कौन सी है? 8th शेड्यूल है। इसके लिए डिटेल में डिस्कस हमने पहले जो वीडियो में है वो कर लिया था। ओके, नाउ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा स्वर के बारे में, जिसमें पहली वीडियो में भी बताया था स्वर के बारे में। एक्चुअल में आपसे कभी भी स्वर पूछा जाएगा कॉम्पिटिशन लेवल पे तो 11 है इसकी संख्या, ठीक है। परंपरागत तौर पे तो वैसे 13 हैं, बट वैसे अगर आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा कि स्वरों की संख्या कितनी है, वो है 11। बट अभी कोई इशू नहीं है, हम आपको इसको डिटेल में डिस्कस करवाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें थी, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। कहाँ? संयुक्त व्यंजन तक, जो छोटी छोटी वन लाइनर के कॉन्सेप्ट थे। अब मैं कुछ यहाँ से आज का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, बट उससे पहले क्या कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए, आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है। आप सर्च बॉक्स में क्या टाइप कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, @PR पब्लिकेशन, ठीक है। आपको @PR पब्लिकेशन टाइप करना है सर्च बॉक्स में, और आप इससे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। PR पब्लिकेशन से ज्वाइन हो जाएंगे, और इसमें जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है ये सब आपको मिलते रहेंगे। ओके, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो भी ले सकते हैं। जितनी भी स्टडी मटेरियल है, अगर आप कंप्लीट सही डायरेक्शन में अगर वीडियो वीपीडीओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो 1 दिसंबर से पहले अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो प्री बुकिंग है 599 रुपीज़, जिसमें आपको फ़ोन गाइडेंस है, ठीक है, फ़ोन गाइडेंस दी जाएगी, प्लस स्टडी मटेरियल दिया जाएगा PDF फॉर्मेट में। फ़ोन गाइडेंस देखिए क्यों दी जाती है, आपको एक नंबर दिया जाएगा जिस पर आप कॉल कर सकते हो, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है ये आपको बताया जाएगा, प्लस स्टडी मटेरियल जिसमें उत्तराखंड की GK, प्लस है जनरल हिंदी, प्लस है GS जनरल स्टडी, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये सब आएगा। हिंदी में मटेरियल होगा, बट समझाया ऐसे जाएगा कि जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं वो भी इसको समझ पाएँ। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ओके, नाउ अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डिटेल में स्वरों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। नाउ देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, जो हिंदी भाषा संस्कृत भाषा के भाष्य, ठीक है, क्या है? भाष्य। तो इसमें इसको ऐसे लिखा जाएगा कुछ, भाष्य, ठीक है, शब्द से बना है। ओके, जो हिंदी वर्णमाला के बारे में जानने वाला, जो भाषा संस्कृत भाषा के भाष्य शब्द से बना है। भाषा का मतलब है बोलना। भाषा का जनरली मतलब क्या होता है? देखो, भाषा, कोई ना कोई भाषा का मतलब क्या होता है, कोई भी आप विचार किसी के सामने अपने प्रकट कर रहे हैं, तो विचारों को कैसे बताएंगे? या तो हो सकता है सांकेतिक, यानी कि सांकेतिक मतलब आप उंगलियों से इशारा कर रहे हैं, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, आप बोल के बता सकते हैं अगले बंदे को अपने विचार। तो भाषा का अर्थ जनरली बोलना होता है, और भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी? फिर वाक्य होगी, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वो है वाक्य।
अब सार्थक इकाई वाक्य कहने का मतलब क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कोई एक ए बंदा है किसी दूसरे बी बंदे से बोल रहा है, अब दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, वार्तालाप होगी, वो किसी भाषा के तौर पर हो सकती है, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा। बट अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं वीडियो वीपीडीओ के लिए, तो हमारी भाषा कौन सी होगी? हिंदी भाषा होगी। तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। जैसे मैं बोलूँगा सिर्फ राम बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा अगले बंदे को, है ना। राम स्कूल जा रहा है बोलूँगा, यानी कि पूरा वाक्य में जब बोल रहा हूँ तो तब उसे समझ में आएगा। तो भाषा का मतलब क्या है? भाषा का मतलब है बोलना, पर बोलना सार्थक इकाई मतलब समझ में कैसे आएगा अगले बंदे को? तो भाषा की इसलिए सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। अब हम कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ लेते हैं जिसके बारे में टू द पॉइंट वन लाइनर पूछे जा सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले वर्ण क्या है? वर्ण क्या होता है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। अब देखो, या तो वर्ण बोलो या ध्वनि बोलो। अगर आपसे यह पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, छोटी इकाई पूछी जाए तो वो ध्वनि होगी। अगर लिखित भाषा की छोटी इकाई पूछी जाए तो फिर उसे वर्ण कह देंगे। हालांकि वर्ण और ध्वनि एक ही होता है, ठीक है। बट भाषा की छोटी इकाई डायरेक्ट आप बोलोगे ध्वनि। ध्वनि मतलब देखिए क ख ग, जो भी बोल रहे हो, जो भी आपके मुंह से ध्वनि निकल रही है ना, तो वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछिए लिखित भाषा की छोटी इकाई तो ये वर्ण हो जाएगा, क ख ग ग, जो लिख के आप करते हैं। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब वन लाइनर हैं जो कि हमारे ग्राम विकास अधिकारी में पूछे जाएंगे। अब वर्णमाला क्या होता है? बहुत सिंपल है, जो भी वर्ण होते हैं उनके व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब या तो आप वर्णों को कैसे बता सकते हो, या तो उच्चारण करके बताओगे, उच्चारण करके बताओगे यानी कि बोल के, ठीक है, या लिख के बताओगे लेखन से। तो आप कह सकते हैं हिंदी जो भाषा होती है, एक तो उच्चारण के आधार पर आप इसको डिवाइड कर सकते हो, एक लेखन के आधार पर मतलब लिख के, है ना। तो डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाएगा कि उच्चारण के अनुसार हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं, तो आप कहेंगे 45 वर्ण हैं। लेखन के आधार पर कितने हैं? 52 वर्ण हैं। बस इतना सबसे पहले ये पॉइंट आप याद कर लो। उच्चारण के आधार पर हैं 45, ठीक है, और लेखन के आधार पर हैं 52। बस इतना, ज़्यादा आपको ज़्यादा फिक्स नहीं करना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। तो सबसे पहली जो हमारी डिटेल में डिस्कशन हुआ कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण और लेखन के आधार पर 52 वर्ण, बस सबसे पहला तो आप ये याद कर लो। ओके, उसके बाद आपको क्या याद करना है? देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। उच्चारण के आधार पर 45, लेखन के आधार पर हमारे होते हैं 52। अब हिंदी व्यंजन तो हम अगले वीडियो पार्ट में करेंगे, बट आज का इस पूरे वीडियो का जो हमारी चर्चा करेंगे स्वर पर, ठीक है, जिसे वोवल्स भी कहते हैं, जिसे वोवल्स भी कहते हैं, स्वरों पर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ देखो, व्यंजन हम बाद में पढ़ेंगे, बट आज पूरी वीडियो सेशन होगा, क्योंकि स्वरों, कोई भी स्वर पूछा गया ना, तो ऐसा कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि यार स्वर आप छूट जाएं या स्वर आपने किए नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो चलो हम पढ़ लेते हैं। आज का पूरा जो वीडियो रहेगा स्वर पे। अब डिटेल में 20 मार्क्स की हमारे 20 अंक से पूछा जाएगा वीडियो में, तो आपको हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। स्वर बहुत सिंपल सी बात है। स्वरों को समझने के लिए स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं स्वर कहलाते हैं, स्वतंत्र रूप से। अब देखो, अगर व्यंजन के बारे में बात करूं तो देखो, जब भी क बोलते हो ना, तो क में ओ की भी जो ध्वनि होती है लास्ट में आती है। क मतलब उच्चारण, क की उच्चारण करने के लिए ओ का भी इस्तेमाल होता है। क, ख, ख में करोगे तो ओ भी पीछे ध्वनि जो है सुनाई देगी। तो स्वरों की भाषा, स्वरों की जो परिभाषा है वो क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, बोले मतलब जो उच्चारण कर रहे हैं ना, तो वो स्वतंत्र रूप से है, ठीक है। उसके पीछे कोई ऐसा नहीं है यार किसी की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो स्वर होते हैं, जो भी चीज व्यंजन अब बनेंगे या व्यंजनों का उच्चारण होगा वो स्वर की हेल्प से होगा। तो सबसे पहले जो क्लियर है बेसिक कॉन्सेप्ट, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो स्वर क्या होते हैं?
जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। इनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। ठीक है, नॉर्मल है। अब स्वरों को भी बहुत टाइप से कैटेगराइज किया है, बहुत जगह से जो है विभाजित किया गया है। ठीक है, वर्गीकरण जिसे आप सही शब्द होगा कि वर्गीकरण इनका जो है बहुत मैं कहूँगा 6 तरीकों से इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो आज का डिटेल में ये पढ़ेंगे। ओके, पहले वन लाइनर फैक्ट जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं कहूँगा, कोई कहेगा ह्रस्व स्वर, अभी मैं बताऊँगा क्या होते हैं। पहले ये जान लो, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं और ये 4 होते हैं। आप जब लूसेंट पढ़ते हैं ना या कोई भी दूसरी बुक पढ़ते हैं तो उस पर 3 लिखा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बट जो मैं यहाँ पर डिटेल बताऊंगा वो फाइनल होगा, यानी कि आप उसे पूरा रिलाई कर सकते हैं। तो ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं और ये इनकी संख्या 4 होती है। फिर दीर्घ स्वर ये होते हैं 7 और आगत स्वर होते हैं, इन्हें प्लुत स्वर भी कहते हैं। जैसे हे, जैसे राम हो गया, राम बहुत टाइम लग रहा है बोलने में, ओम बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब ये आप कहेंगे ये तो आपने बता दिया वन लाइनर, अब इनके मतलब क्या होते हैं ये भी पता होने चाहिए। तो मतलब मैं इसका आपको बताता हूं। अब देखो, मतलब जानने के लिए स्वरों का जो वर्गीकरण है उसको डिटेल में जान लेते हैं ताकि और अच्छे से आप इसको समझ पाओ। ओके, नाउ देखिए क्या है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए, स्वरों का वर्गीकरण बहुत तरीके हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्गीकरण का जो है वो है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। यानी कि आप ये कह सकते हैं, इसको समझने के लिए मैं ये बताऊं, सबसे पहला जो स्वरों का वर्गीकरण है, यानी कि आप जब उसे उच्चारण करते हैं या आप बोलते हैं तो कितना समय लग रहा है। तो सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। पहला कौन सा है? सबसे पहला ह्रस्व स्वर है, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे पहले कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने समय कम से कम या आप कह सकते हो 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ये टोटल 4 हैं। ठीक है, इस पर री भी इंक्लूड कर लेना, इसमें री भी इंक्लूड कर लेना। ओके, तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, और इनको ही मूल स्वर कहते हैं। तो अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर होगा 4। ओके, क्लियर है? उसके बाद दूसरा क्या है? बहुत सिंपल है। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर क्या थे? 4 थे, ये समझ में आ गया, इनको ही मूल स्वर कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, 1 मात्रा का समय लगेगा, मतलब ये देखो अ है, अ में 1 मात्रा और लग जाएगी तो थोड़ा सा और अधिक समय लगेगा ना, अ बोलोगे। और मैंने जैसे पहले वीडियो में कहा था कि इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी आपको, यानी कि सब चीज़ बोल के ट्राई करो यहाँ पर। ठीक है, तो दीर्घ स्वर क्या होंगे फिर? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर हैं और इनकी संख्या होती है 7। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। अब आप देखेंगे यहां पर 1 मात्रा का समय है, यहां पर उससे ज्यादा मात्राओं का। देखो हर उसमें मात्रा जुड़ चुकी है, एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है, चाहे आप आ देखो, ई देखो, ऊ देखो, कोई भी देखो, तो ये 7 होते हैं। तो ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। प्लुत स्वर के बारे में बात कर लेते हैं। प्लुत स्वर में अगर उच्चारण के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक समय लगने वाला जो है वो प्लुत स्वर होते हैं, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे हे राम, ओम। ठीक है, ये प्लुत स्वर है। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, पहला वर्गीकरण मैं पढ़ा चुका हूं, वो था उच्चारण के बेसिस पे कि कितना समय लग रहा है। नाउ जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर यानी कि देखो, आप जब भी उच्चारण करोगे ना, उस चीज का उच्चारण करोगे तो जीभ का कौन सा हिस्सा यूज हो रहा है, काम में आ रहा है। अब ये मैं डायरेक्ट आप पढ़ोगे तो एक तो हो सकता है कि आप मेमोराइज कर लो, मतलब याद कर लो। एक ऐसा प्रैक्टिकल मेथड हो सकता है कि आप वो चीज़ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को भी खुद अप्लाई करो अपने में। तो अग्रस्वर पहला कौन सा है? देखो अग्रस्वर है। अग्रस्वर का मतलब होता है
जीभ का आगे वाला हिस्सा, अगर मैं ये देखो ये जीभ बनाता हूं आपको, ये 3 टाइप में इसको डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। तो ये मैं अग्र बोल देता हूं, ठीक है, इसको अग्र बोल देता हूं। ये वाला बीच वाला है, इसको मध्य बोल देता हूं। ओके, इसको मध्य लिख रहा हूं। और जो ये लास्ट वाला हिस्सा है, मान के चलो ये गले से ही आवाज आ रही है, तो इसको पश्च बोल देता हूं, प्रश्च स्वर। प्रोनाउंस अपने बेसिस पर कर लेना, तभी मैंने यहां पर लिखा है पश्च स्वर, ठीक है। अग्र मतलब आगा, आगे, मध्य मतलब बीच वाला हिस्सा आपकी जीभ का, और पश्च स्वर का मतलब सबसे पीछे वाला हिस्सा। तो अग्रसर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होंगे आपके, 20 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन फ्रेम होने के बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। आपसे 4 ऐसे शब्द दे दिए जाएंगे, आपसे बोला जाएगा जैसे छोटा ई, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं सपोज, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ मान के चलो। अब आपसे 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में आपसे पूछा गया कि ये बताइए अग्रस्वर कौन सा है इनमें से, अग्रस्वर कौन सा है। अग्रस्वर वो स्वर होगा जिसमें जीभ का आगे वाला हिस्सा यूज हो। अब देखो जीभ के आगे वाला हिस्सा तो क्या है, ई। आप बोल के देखो तो आगे वाले हिस्सा ही काम में आएगा, मतलब इनको बोलने के लिए आगे वाला हिस्सा काम पा रहा है। छोटा ई, बड़ा ई, ए और आई, ठीक है। मध्य स्वर क्या होंगे फिर, जिसमें सिर्फ बीच वाला हिस्सा आता है आपके, और वो है सिर्फ ओ, तो मध्य स्वर मैं कहूंगा एक ही होता है। अग्रसर कितने होते हैं, 4 होंगे, 1 2 3 4। अग्रसर कितने हैं, 4 हैं। और पश्च स्वर कितने होंगे, पीछे, मतलब जब आपका जो ना आपके गले से ही आवाज आए उनको बोलो। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, अंग, अह। अब ये अयोग वाह होते हैं, इनको भी समझाऊंगा मैं आपको बाद में, ठीक है। बट ये जीभ के आधार पर हमने वर्गीकरण देख लिया किसका, स्वरों का। ओके, किसका, स्वरों का। तो हमने अभी तक 2 वर्गीकरण कर लिए हैं। सबसे पहला कौन सा है, मात्रा के या उच्चारण के बेसिस पे। दूसरा हमने जीभ के आधार पर कि जीभ का कौन सा हिस्सा काम में आ रहा है। अब हम देखते हैं मुंह के खुलने के आधार पर, जब भी, और ये सब याद रखो उच्चारण के लिए ही बोल रहे हैं, मतलब बोल के ही आप इनको वर्गीकृत कर रहे हो, ठीक है। अब देखो विव्रत, यह है ओपन, ऐसे स्वरों जिनका उच्चारण मुंह पूरा खुला रहता है, जैसे आ। अर्धविवृत, हाफ ओपन, जिसमें स्वरों के उच्चारण के समय मुंह आधा खुला रहता है, जैसे उदाहरण के तौर पर ओ, ए, औ, अंग, ठीक है, अह। सव्रत, जिनके उच्चारण के समय मुख बंद रहता है या कम खुला रहता है, आप इसे कह सकते हो। छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। तो इसके आधार पर भी इसको कैलकुलेट किया गया है या वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इसको अगर हिंदी में बोलोगे तो आप, ओके। तो विव्रत खुला, अर्धविव्रत आधा जो खुला है, और संव्रत क्लोज, और अर्ध संव्रत भी होगा, जैसे ए और आई, जैसे ए हो और ओ है, ठीक है। तो इस बेसिस पर भी इसको वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद है होंठ जो होते हैं उनका शेप कैसा बनता है, होंठों की स्थिति के आधार पर, ठीक है। अवर्तमुखी, इसका मतलब जब भी आप उच्चारण करते हो तो अगर आपके होंठ जो होते हैं अगर गोलाकार शेप के बन जाते हैं, जैसे ओ बोलो तो आपका जो होंठ होंगे वो कुछ इस तरह बन जाएंगे, ठीक है, गोल सर्कल शेप में। आ, छोटा ई, बड़ा ई, ए, आई। वर्तमुखी मतलब ये अवर्तमुखी मतलब गोलाकार नहीं होंगे, ठीक है, और अलग से बनेगा, पूरा गोलाकार नहीं होगा। पर जब आप छोटा ऊ बोलोगे, बड़ा ऊ बोलोगे, ओ बोलोगे, औ बोलोगे, अंग बोलोगे, तो ये व्रतमुखी हो गए। तो इस तरह से इनको वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्गीकरण किस बेसिस पर होगा, ये देखो, हवा या नाक से जब हवा निकलती है उच्चारण करने समय, ठीक है, हवा के व मुंह से निकलने के आधार पर। नासिक है, मौखिक स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलेगी। और ये ट्राई करके देखो, ठीक है। आप क्या करो, कुछ चीज बोलो और आगे अपना हाथ रखो, ठीक है। आप कुछ चीज बोलो
और आगे अपना हाथ रखो तो आपको फील होगा ये चीज़ कि नुरुनासिक मौखिक स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सिर्फ मुंह से हवा निकलती है, जैसे ओ, आ, छोटा ई आदि। अनुनासिक, जिसमें अनुनासिक मतलब मुंह से भी हवा निकलना प्लस साथ साथ में नाक से भी हवा निकलती है, तो ऐसे स्वरों का उच्चारण जो है अनुनासिक स्वर में इसको रखा जाता है। जैसे अंग, अह, तो जो ये अंग है ना, ये वाला, ये बिंदु लग रही है अलग से और अह वाली बिंदु लग रही है, ये अयोग वहा होते हैं। ठीक है, अब ये होते क्या हैं, ये मैंने आई थिंक पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, पर अभी इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। छोटा ई ये अनुनासिक होता है। तो आपसे पूछा जाएगा छोटा जो ई स्वर है वो निरुनासिक है या अनुनासिक है। ई आप जब बोल रहे हो तो मुंह से भी हवा निकल रही है, छोटा ई, ठीक है, और जो है नाक से भी हवा निकल रही है। ओके, तो यहां पर ये हमने देख लिया। और एक और चीज यहां पर कंफ्यूज मत करना, ये देखो छोटी ई है और ये ई के ऊपर बिंदु लगेगी, ठीक है, ई के ऊपर क्या होगी, बिंदु। और यहां पर देखो अनुनासिक बहुत सिंपल है, देखो इसको मैं अच्छे से समझाता हूं, यहां पर मिस प्रिंट हुआ है, ये लिख के बता देता हूं इसमें, ठीक है। देखो निरुनासिक मतलब जिसमें सिर्फ मुंह से हवा निकलती है, तो ओ, आ और छोटा ई, ठीक है, छोटा ई। पर आप जब अनुनासिक के बारे में बात कर रहे हैं तो मुंह और नाक दोनों से हवा निकलने में जो स्वर होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखो चंद्रबिंदा लग जाएगा। अगर इसको मैं कहूँगा शॉर्ट तरीके से अगर आपको जानना है कि यार कौन से होंगे, तो चंद्रबिंदा लग जाएगा इनमें, ठीक है, ई में भी चंद्रबिंदा लग जाएगा। ये देखो, ये अभी कौन से विदेश से लिए गए हैं ये शब्द या कैसे एडमिट किए गए हैं, आगत कहाँ से आगत हैं, विदेशी आगत भी होते हैं कोई, यानी कि जैसे अरबी ले लिया, कोई फारसी शब्द से उठा के स्वरों में रख दिया गया, तो वो भी होते हैं। तो हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर निरुनासिक और अनुनासिक। अब इसका छोटी सी ट्रिक मैंने बता दी। अनुनासिक वो सब होंगे जिनमें जनरली चंद्र बिंदु लगे रहते हैं, ओ, आ, ई, और इसको अच्छे से प्रोनाउंस करना, ठीक है, ये चंद्र बिंदु लग जाएंगे, तो ये सब चंद्र बिंदु वाले हैं, अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले हैं। तो अभी अब से कोई बोलेगा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक के बेसिस पर आप इसे याद कर सकते हो। ओके, नाउ आगे देखते हैं। और लास्ट है इसका वर्गीकरण घोस्त के आधार पर। और एक और चीज याद रखना कि सभी स्वर जो होते हैं सघोष ध्वनियां होती हैं, बस ये 1 मार्क्स के लिए याद रखो। सभी स्वरों की जो ध्वनियां होती हैं सघोष होती हैं। सघोष कहने का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले घोष का मतलब जान लीजिए। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में कंपन, जब आप बोलते हो ना तो कंपन आना, तो उसे घोष कहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज याद रखना, सभी स्वर सघोष होते हैं। मुझे आशा है कि आपको हिंदी वर्णमाला की पोस्ट पसंद आई होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगी। और ये स्वर इतने ही है, काफी हैं, ठीक है। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो स्वघोष ध्वनियां होती हैं, सभी स्वर स्वघोष ध्वनियां होती हैं, ठीक है। स्वघोष ध्वनियां का मतलब क्या होता है, जिनको बोलने समय जो है कंपन आए, ठीक है, जो श्वास होता है, जो होती है ना, श्वास होती है उस पर कंपन आए, जब बोलने समय उच्चारण करने समय कंपन होती है तो स्वघोष ध्वनियां होती हैं। तो आई थिंक आपको 1 मार्क जो होता है स्वरों के बेसिस पर हर चीज मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए व्यंजन हम नेक्स्ट उस पर करेंगे, इसके लिए भी हैं, और इसके लिए मैंने जो है क्वेश्चन भी फ्रेम किए गए हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है स्वरों की विशेषता है, स्वरों की विशेषता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये सभी आपको जो क्वेश्चन हैं वो हमारे स्टडी मटेरियल जो पेड सब्सक्रिप्शन 599 रुपीज़ का है उस पर मिल जाएंगे। लेना कैसे है, 7505134891 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में हमसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, नाउ इतना हमने कर लिया, तो आज का मैं ओवरऑल लास्ट में ये बता देता हूँ कि किस तरह से रिवाइज करना है, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, वही बस अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लो। हर्ष स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, प्लुत स्वर जैसे बहुत ज़्यादा समय लगता है प्लुत स्वर हो गए। उसके बाद क्या है, और क्या पूछा जाएगा, देखो बहुत सिंपल है, और क्या है,
जीभ के आधार पर हमने देख लिया, मुंह खुलने के आधार पर हमने देख लिया, ठीक है, आ है, ये सब देख लिया। होंठ की शेप कैसे बनता है, हवा अनुनासिक का मैंने एक अच्छी ट्रिक बता दी आपको कि जैसे चंद्रबिंदा जिस पर लगता है जनरली वो अनुनासिक होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। और क्या है जानने को, घोस्त के आधार पर भी बता दिया। तो ये स्वर हो गए, तो जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे इन्हीं से फ्रेम होंगे, ठीक है। तो स्वर आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे, स्वरों का वर्गीकरण भी कर लिया। अब अगले जो है उस पर व्यंजन करेंगे, फिर एक और चीज़ करेंगे, टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करेंगे वर्णमाला की बेसिस पे। तो इस तरह से हमारा जो पहला आप कह सकते हैं चैप्टर है वर्णमाला का वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बस टेस्ट सीरीज करेंगे, अलग अलग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो ये जो वर्णमाला वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि वीडियो और वीपीडीओ के लिए ऐसे ही धीरे धीरे हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और जो ये सब स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है वो सिर्फ पेड ग्रुप को दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।